कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी की महामैराथन क्लास या जिसे हम मास्टर क्लास कहते हैं वो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपको हिंदी का पूरा सिलेबस वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कराऊंगी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी एससीईआरटी बुक या आपकी जो डीएलएड की बुक होती हैं या राजन सीरीज पवन सीरीज जो भी होती हैं आपको उठाने की एकदम भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को देखकर ही जान जाएंगे कि आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो को जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो मतलब वर्क करते हैं, अलग कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, वो अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो उन्हें कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और पूरी गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि आप 25 में 25 नंबर लेकर आएंगे। और जिन्होंने अगर कहीं से भी पढ़ा है, बुक से भी, राजन सीरीज़, पवन सीरीज़ या एससीईआरटी बुक या जो डीएलएड की बुक होती हैं उससे भी पढ़ा है तो भी वो भी पढ़ेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी कितनी तैयारी हो गई है। तो ये एक ही वीडियो है जिसमें मैं सारा आपका पूरा सिलेबस लेकर आई हूँ हिंदी का। तो एक वीडियो ही आपकी काफ़ी है 25 में 25 लाने के लिए। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। हिंदी के सिलेबस में तो हिंदी शिक्षण में आपका हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण करना। दूसरा है देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्त अक्षर, मात्राओं का ज्ञान। तीसरा आपका जो है चैप्टर वो है विलोम, समानार्थी, तुकांत व समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान। चौथा है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान और उनका प्रयोग। पांचवा है आपका यूनिट लेखन, शिक्षण की विधियां और लिखना, सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, बैठने का ढंग कैसा होना चाहिए, आंखों से कागज की दूरी कितनी होनी चाहिए, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। ये इतनी चीज़ें आपको इस पूरी वीडियो में पढ़नी है, यानी कि पूरा सिलेबस आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्णमाला से। ठीक है, तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला हम किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों की माला। ठीक है, वर्णमाला को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्णों की माला। ठीक है, तो क्या होता है? वर्णों को सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। कौन कौन से? जिसमें से 11 स्वर होते हैं, मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं। ठीक है, और उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं जिसको डाढ़ा बोलते हैं, अयोगवा 2 होते हैं जिसको अंग आह बोलते हैं आप लोग, और संयुक्त व्यंजन यानी छ त्रंग ज्ञ आपके 4 होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में? 52 वर्ड होते हैं। इन सभी को जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 52। तो क्या होता है? स्वर आपके 11 होते हैं, आ से लेकर छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए ओ औ। ठीक है, ये आपके 11 हो गए। मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन आपके 2 होते हैं। ठीक है, अयोग व आपके 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। तो ये वर्णमाला में आपके 52 वर्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। अब देखिए, वर्णमाला आपका को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो आपका स्वर होता है और दूसरा आपका क्या होता है? व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। फिर से बोलिए, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे की सहायता नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही अपने आप से अपनी सहायता करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे की सहायता से, यानी जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन, जैसे कि आपने का लिखा, तो का आप कैसे लिखते हैं? क प्लस आ से शुरू करते हैं, यानी कि हमें इनके इनके जो हमें जब उच्चारण करना होता है व्यंजन को, तो हमें किसकी सहायता लेनी होती है? स्वर की सहायता लेनी होती है। ठीक है, किसकी सहायता लेनी होती है? स्वर की सहायता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? वो उच्चारण करने के लिए इनको स्वर की सहायता पड़ती है। ठीक है, और जो स्वर होते हैं इनको उच्चारण करने के लिए किसी की भी सहायता नहीं पड़ती, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। देखिए, आ, ई, ऊ, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी इनको ज़रूरत पड़ती तो ये खुद की ही अपने ही
मूल वर्ड की ही ज़रूरत तो इनको पड़ती है। देखिए आ और आ मिलाकर बड़ा आ हो गया, ठीक है। तो इनको किसी दूसरे की सहायता नहीं करनी पड़ती है, अपनी सहायता खुद ही करते हैं, ठीक है। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और एक देखिए सबसे इजी डिफिनीशन लेकर आए हैं, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी जिनको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो आराम से फ्री होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब देखिए आपका स्वर कौन कौन से होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आपको पता है कौन कौन से 11 स्वर होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ये आपके 11 स्वर हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। पता चल गया हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। अंग और आ जो आपका होता है वो कौन सा होता है? वो आयोग वाह होता है। क्या होता है? आयोग वाह, यानी वो क्या होते हैं? आयोग वाह होते हैं, ठीक है। तो क्या है आपके हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में आपके 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि उच्चारण समय या मात्रा या काल के आधार पर स्वर के भेद बताइए, तो आप कहेंगे ह्रस्व स्वर। हमारे उच्चारण समय या मात्रा या काल या के आधार पर जो स्वर के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? वे स्वर, देखिए 2 बार लिख गया है, ये एक ही बार पढ़ना है। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा, ठीक है। जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण करने में कम समय लगता है, ठीक है। एक मात्रा का समय लगता है, या आप कम समय भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम समय भी लिख सकते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका जो हिंदी का जो पेपर होता है इसमें जो आपकी जो डेफिनेशंस होती है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि अगर आपने इसमें इधर उधर से बना कर लिखा तो आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट आपका आंसर लिखना होता है इसमें, जैसे कि ये लिखा हुआ है। और एक चीज़ आपको ये भी पता चल जाएगी कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। तो जैसे मैं ये नोट्स बनाकर लाई हूँ ठीक इसी तरीके से आपको कॉपी अपनी वहाँ पर लिखनी है, और इतना ही लिखना है। केवल 1 घंटे का टाइम होता है, जो 25 नंबर के पेपर होते हैं उनमें केवल 1 घंटे का टाइम आपका होता है। और आप सोचिए 1 घंटे के टाइम में आपको 10-15 मिनट तो आपके साइन में चले जाते हैं। आपको अटेंडेंस शीट में साइन करना होता है, और आपके जो सर आते हैं आपके पेपर पे साइन करते हैं, ठीक है। आपकी कॉपी में साइन करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो 10 मिनट तो आपके ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से अच्छे से आपको कम लिखिएगा और सारे आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो जैसे ये इतना आपको आंसर दिया हुआ है, ह्रस्व स्वर मान लो आपका आ गया कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो आपको बस इतना ही लिखना है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री, यानी आ ई उ री, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है या कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो क्या होता है, जैसे कि उदाहरण आ ई उ री, ए ओ औ, ये है आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ये आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। तो आपके ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, और दीर्घ स्वर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लुत स्वर। अब एक आपका प्लुत स्वर होता है, जैसे कि आप बोलते हैं ओम, तो थोड़ा खींच के बोलते हैं, या किसी को बुलाते हैं, जैसे कि आप बहुत तेज किसी को, दूर कोई आपसे व्यक्ति खड़ा है और आप उसको बुलाते हैं तो तेज से चिल्लाते हैं। अगर राम कहना होता है तो आप उसको खींच कर कहते हैं राम, इस तरीके से कहते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। उच्चारण का मतलब होता है जिनको बोलने में, ठीक है। वे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है या उच्चारण करने में बहुत अधिक समय लगता है तो उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? बड़ा आ, और इसमें इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे ओम लगेगा, ठीक है। बीच बीच में जैसे ये इसमें ओम लगेगा, इसमें आ नहीं पाया है, ओम लगेगा, ठीक है। ये इस तरीके से लिखे जाते हैं,
ये इस तरीके से लिखे जाते हैं, इसमें ओम जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लुत स्वर। प्लुत यहाँ पे बड़ा आ, और हर एक वर्ड के आगे, जैसे ये आपका बड़ा आ लिखा है, इसके आगे ओम लगेगा, फिर बड़ी ई, फिर इसके भी आगे ओम लगेगा, और री, इसके भी आगे ओम लगेगा, ठीक है। ये आगे ओम लगा लीजिएगा अपने आप से, ठीक है। ये सही नहीं लिखा है, यहाँ पे ओम लगेगा आगे, सभी हर एक वर्ड के आगे ओम लगेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि आपको ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। क्या होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ठीक है। ये आपके 11 स्वर होते हैं। ये प्रश्न आपका पूछता है हिंदी में कितने स्वर होते हैं, आपके बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे ज़्यादा पूछता है, तो हिंदी में आपके 11 स्वर होते हैं। और अगर आपसे पूछता है कि उच्चारण या समय या मात्रा काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, मान लो आपसे पूछ लिया कि उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद बताइए, तो भी आप यही लिखेंगे। समय के आधार पर पूछेगा तो भी यही लिखेंगे, और मात्रा के काल के आधार पर पूछेगा तो भी यही लिखेंगे। तो उच्चारण, समय या मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, या जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, री। फिर क्या है, री बोलेंगे, ठीक है, री, ठीक है, री बड़ी री हो जाएगा, री बोलेंगे। फिर ह्रस्व स्वर अब क्या हो गया, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या वे स्वर जिनको बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ठीक है। प्लुत स्वर क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण करने में या बोलने में बहुत अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ और इसके आगे ओम लगेगा, बड़ी ई इसके आगे ओम लगेगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ओम लगेगा, बड़ी री ओम लगेगा, ए के बाद ओम लगेगा, ओ के, ए के बाद ओम लगेगा, ओ के बाद ओम लगेगा, और औ के बाद ओम लगेगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका, जैसे आपसे पूछ लिया कि जीवा की स्थिति के आधार पर, यानी जीभ की स्थिति के आधार पर आपके स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे जीवा की स्थिति या जीभ की स्थिति के आधार पर हमारे स्वर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कितने होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। देखिए अग्र स्वर में क्या क्या होता है, अग्र स्वर जो होते हैं, जैसे कि ये मान लो आपकी जीभ है, ठीक है, तो ये आपका अग्र स्वर हो गया, यानी आगे का भाग, और ये मध्य हो गया, बीच का भाग, आपकी जीभ के बीच का भाग, और ये पश्च यानी आपकी जीभ के का पिछला भाग, ठीक है। तो ये अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया, ठीक है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। मान लो आपसे पूछ लिया कि अग्र स्वर किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आ को कहते हैं कि ई को कहते थे, या बड़ा आ को कहते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए मैंने देखिए एक ट्रिक लाई है, मैं एक ट्रिक लेकर आई हूँ। देखिए, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, ठीक है। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आओ उल्लू। अब आपको यहाँ से क्या क्या मिला, आपको बड़ा आ मिला, ठीक है, बड़ा आ मिला, ओ मिला, ओ मिला, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे जोड़ लीजिएगा, बड़ा आ, ओ, आओ, और आपको क्या मिला, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपको इतने मिले, ठीक है। क्या मिला, बड़ा आ, ओ, औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। देखिए यहाँ पर आपके ये क्या है, आओ उल्लू पीछे पीछे, यानी कि पश्च स्वर ये आपके कहलाए। देखिए ये देखिए बड़ा आ, देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, पश्च स्वर हो गए, ठीक है। तो देखिए आपको डिफिनेशन से, देखिए ट्रिक से मैंने कैसे अच्छे से याद दिला दिया, आपको एकदम याद हो जाएगा। आओ उल्लू पीछे पीछे, यानी कि ये इतना आपका पश्च स्वर है, पीछे पीछे यानी पश्च स्वर, ठीक है। तो बड़ा आ, ओ, आओ, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपके क्या हो गए, पश्च स्वर। इससे 2 निकलेंगे, ओ, आओ, और इससे भी 2 निकलेंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। अब आ को छोड़ो बीचे बीचे, तो आ जो हमारा हुआ छोटा आ, यानी इसको छोड़ो बीचे बीचे, बीचे बीचे मतलब मध्य, क्या हो गया, मध्य, बीचे बीचे मतलब क्या हो गया, मध्य। तो आपका मध्य स्वर क्या हो गया, आपका छोटा आ। देखिए कितने अच्छे आसानी से आपको याद हो गया, मध्य स्वर आपका क्या हो गया, छोटा आ हो गया, ठीक है। अब जितना भी आपका बचा वो हो गया अग्र स्वर। बचा क्या आपका, जैसे कि आप लिखते हो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इसमें क्या होता है, ए ओ, औ, ठीक
ठीक है, इसमें री नहीं जोड़ी जाती, इसलिए आप इतना ही याद करेंगे। तो देखिए अब क्या हुआ, जीवा की स्थिति के आधार पर इतने हुए, जिसमें से आपने क्या कहा, आओ उल्लू पीछे पीछे, यानी पश्च स्वर क्या कहलाए, बड़ा आ। फिर आओ, ओ से ओ और ओ दोनों जोड़ेंगे, ऊ से भी ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों जोड़ेंगे, तो ये हमारे पश्च स्वर हो गए। फिर हमारा मध्य स्वर आ हो गया, आ को छोड़ो बीचे बीचे, बीचे बीचे मतलब मध्य स्वर यानी आ हो गया। बचा हमारा क्या, छोटी ई बड़ी ई ए क्या बचा, छोटी ई बड़ी ई और ए बचा, यानी जितना भी बचेगा वो हमारा क्या होगा, अग्रस्वर होगा। ठीक है, तो ये आपकी जीभ मैंने बताई थी, जिसमें से ये वाला हिस्सा जो आपका है ये अग्र है, ये वाला हिस्सा आपका मध्य है, यानी बीच वाला हिस्सा मध्य है, और ये पीछे का हिस्सा पश्च होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर क्या होते हैं, और इनके अगर आपसे अलग अलग भी पूछ लेगा तो आप भूलेंगे नहीं कि पश्च स्वर कौन कौन से होते थे, बड़ा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ। ठीक है, मध्य स्वर आपसे पूछ लिया मध्य स्वर कौन सा होता है तो आप तुरंत बता देंगे छोटा आ। अग्र स्वर पूछ लिया तो आप याद करेंगे कि आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। ऐसे आपने याद कर लिया तो आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। तो आप क्या करेंगे, जो अग्र स्वर है जितना भी बच जाएगा इन दोनों में से वो आपका अग्र स्वर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी थी छोटी सी ट्रिक। अब अगर आपकी डिफिनीशन आ गई, डिफिनीशन और उदाहरण आप कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि अग्र स्वर क्या होते हैं, तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि अग्र स्वर ये आपकी जीभ है, ये आगे का अग्र स्वर कहलाता है, बीच का मध्य कहलाता है और पीछे का पश्च कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है तो आपको याद करने की भी देखिए अब जरूरत नहीं है, आप आराम से बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप आराम से बना के लिख सकते हैं। ये आपकी जीभ हो गई, ये अग्र स्वर हो गया, ये मध्य हो गया और ये पश्च हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप कैसे डिफिनीशन लिखेंगे, अग्र स्वर आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे, जीभ के अगले भाग, अग्र मतलब अगला यानी आगे का हिस्सा, जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर को हम अग्र स्वर कहते हैं। और अग्र स्वर कौन से होते हैं, जो आपके छूट गए हैं, जो आपके बच गए थे वही अग्र स्वर थे। आओ उल्लू बीचे बीचे, पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, बचा क्या, छोटी ई बड़ी ई ए बचा, वही आपके अग्र स्वर हो गए। ठीक है, ये जैसे कि छोटी ई बड़ी ई ए ये आपके क्या हो गए, अग्र स्वर। फिर आपसे पूछेगा कि मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो मध्य स्वर में आप क्या कहलाएंगे, जो जीभ के बीच में, मध्य में यानी बीच में। ठीक है, जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर को हम मध्य स्वर कहते हैं, यानी जीभ के बीच वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, मध्य स्वर क्या था आपका, केवल छोटा आ, तो आप लिखेंगे जैसे छोटा आ। ठीक है, अब आपका हुआ पश्च स्वर, पश्च स्वर क्या हो गया, अब आपका पश्च स्वर में क्या हुआ, पीछे, तो आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ, आओ मतलब बड़ा आ, फिर ओ में दोनों ओ जोड़ेंगे, ओ और दोनों, और उल्लू से ऊ निकालेंगे तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ जोड़ेंगे। ठीक है, तो जीभ के पश्च भाग यानी पीछे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ, ओ आओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीभ के द्वारा किस तरीके से जीभ की स्थिति के आधार पर आप स्वर को बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, तीन होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख द्वार खोलने के आधार पर, यानी आप मुंह जो खोलते हैं, मुख द्वार यानी होठों को जो खोलते हैं, मुख द्वार खोलने के आधार पर कितने प्रकार के आपके स्वर होते हैं, तो मुख द्वार खोलने के आधार पर आपके 4 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से, विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। कौन कौन से होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। विवृत कौन होता है, बड़ा आ होता है। अर्धविवृत किसे कहते हैं, छोटा आ, ए आओ। और समृत किसे कहते हैं, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। और अर्धसमृत किसे कहते हैं, ए ओ। ठीक है, अब चलिए इनकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। विवृत स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय पूरा मुख खुलता है। देखो आ बोल रहे तो पूरा मुंह आपका खुल गया, तो ऐसे ही आप दिमाग लगा लें कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय पूरा मुख खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे कि आपका हो गया बड़ा आ। ठीक है, ये जरूर लिखिएगा, जैसे बड़ा आ। फिर आपका है अर्धस्वर। अर्धस्वर में क्या होता है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आधा मुंह खुलता है। आधा मुंह खुलता है आपका, जैसे कि अ ए आओ। आप बोलिए, अगर अपनी बोल कर पढ़िए, देखिए आ ए आओ, तो क्या होगा, थोड़ा सा आपका मुंह मतलब आधा मुंह खुलेगा, पूरा फैल कर नहीं खुलेगा। जैसे कि आप विवृत पढ़ रहे थे आ, तो पूरा मुंह खुल गया। ठीक है, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आधा मुंह खुलता है उन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं।
अगला है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग बंद रहता है, समृद्ध स्वर कहते हैं। लगभग बंद रहता है मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं रहता है, लगभग बंद रहता है, ठीक है। ज़्यादातर मतलब बंद रहता है, बहुत थोड़ा सा ही खुलता है। यही हम कह सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग बंद रहता है, पूरी तरीके से बंद नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, लगभग बंद रहता है, उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे कि समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ी। जैसे आप बोलिए ई ऊ, तो क्या होगा, आपको ऐसे लगेगा आपकी होठें जैसे बंद हैं। फिर आपका क्या होगा, अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर में क्या होता है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय बहुत थोड़ा सा मुंह खुलता है, बहुत कम मुंह खुलता है, वो अर्ध समृद्ध कहलाते हैं। जैसे कि ए औ, ऐसे लग रहा है बहुत थोड़ा सा मुंह खुल रहा है, ठीक है। तो ये सब आपके हुए मुंह खुलने के आधार पर स्वर कितने हो गए, 4, विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध और अर्ध समृद्ध। तो ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं एक आपको बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आपको कहीं से देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। देखिए आप क्या होता है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आप एससीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं, आप उसमें देख लीजिएगा, इतनी अच्छी तरीके से डिफिनेशन और इतनी आसान तरीके से किसी ने भी परिभाषा नहीं बताई है। एससीईआरटी में बहुत टफ परिभाषा लिखी है। बचा आपका राजन सीरीज और पवन सीरीज। तो राजन सीरीज में क्या होता है, एक बार आपने देखा उसमें स्वर लिखा हुआ है, स्वर की परिभाषा लिखी हुई, फिर अब अगला प्रश्न आ गए, दूसरी यूनिट के प्रश्न आ गए आपके। अब अगले जब आप 2-4 पेज खोलेंगे तब उसमें व्यंजन आया, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसलिए मैं एक साथ सब लेकर आई हूँ जिससे आपको याद रहे कि स्वर क्या होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको ये पढ़ाया कि स्वर क्या होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं। अब आप पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन क्या होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं। लेकिन स्वर में अभी एक चीज़ बाकी है, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, यानी कि आपके होठ की स्थिति के आधार पर आपके स्वर कितने होते हैं, अभी ये बाकी रह गया। चलो इसको पढ़ते हैं। तो 2 होते हैं, अवृतमुखी और वृत्तमुखी, ठीक है। यानी कि होठ हमारी गोल, जब हम किसी भी स्वर को बोलते हैं, जब हमारी होठ गोल हो जाती है एकदम, तो वो वृत्तमुखी कहलाती है। और जब हमारी होठ वृत्त या गोल नहीं होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आवृतमुखी कहते हैं, ठीक है। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी आप समझ गए होंगे कि यानी जो वृत्त बनाता हुआ, हमारी होठ वृत्त बनाने या गोल गोल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं। और जब हमारी होठ वृत्त नहीं बनाती है, यानी गोल गोल नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवृतमुखी कहते हैं। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। वृत्तमुखी स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ वृत्त बनाए, यानी गोल गोल बन जाए, ठीक है। वृत्त मतलब क्या होता है, गोला होता है, ठीक है। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी होठ जो होती है वो वृत्त बनाए, तो उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। अब देखिए छोटा ऊ बोलिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ आप बोलते हैं तो देखिए ऐसे लगता है कि हमारी होठ जो है गोल गोल हो गई, ठीक है। आवृतमुखी स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ वृत्त ना बनाए, यानी कि गोला ना बनाए, गोल गोल हमारी होठें ना हो जाए, ठीक है। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ वृत्त ना बनाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आवृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए। इनको देखो जब आप बोलते हैं आ ई ए, तो होठें गोल नहीं हो रही हैं। लेकिन आप ऊ ओ औ बोलें तो देखिए आपकी होठ गोल हो जा रही है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। आगे बढ़ते हैं व्यंजन। अब अपने जितने भी स्वर थे सब पढ़ लिए हैं, अब व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने स्वर को पढ़ लिया, स्वर में आपने क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। तो स्वर में आपने क्या पढ़ा था, वे वर्ड जिनके उच्चारण करते समय किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, या दूसरी डिफिनीशन थी, वे वर्ड जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। फिर आपने पढ़ा कि मात्रा और समय या उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा कि जीवा की उच्चारण स्थिति के आधार पर, यानी जीभ की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, आपने 3 पढ़े, पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर पढ़ा, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा कि क्या बोलते हैं, होठ, हाँ क्या पढ़ा, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर या होठ की स्थिति के आधार पर आपके स्वर कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। और आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा कि मुख द्वार खुलने के आधार पर वृत्त 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध और अर्ध समृद्ध। तो चलिए अब पढ़ते हैं अब हम व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं का, तो आप का बोलते हैं तो का में देखिए निकलता है आ, ऐसे लग रहा है बाद में आ निकल रहा है। अब ऐसे बोलिए क,
को बोल रहे हैं तो उसमें आ नहीं लग रहा है, तो क्या आप को ऐसे थोड़ी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, का बोलते हैं। का में देखिए आगे आ मिल लग रहा है, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि आप आ भी बोल रहे हो। तो वे जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे क, अब इसमें हलंत लगेगा, ठीक है, का प्लस आ मिलकर क्या हो गया, का बन गया, ठीक है। तो क्या होते हैं आपके व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या आपसे हमेशा ये 90% आपसे 90 क्या 100% आपसे ये क्वेश्चन जरूर रखा होगा, या तो स्वर पूछेगा या तो व्यंजन कि स्वर की, हिंदी में स्वर की कितनी संख्या होती है या हिंदी में व्यंजनों की कितनी संख्या होती है। तो दोनों में से कोई एक पूछेगा तो आपको दोनों रट लेना है कि हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक है। अगर मूल व्यंजन कहता है तो 33 कहेंगे, और अगर आपके ऑप्शन में 52 आया है तो आप व्यंजन की संख्या 52 लिखेंगे, और अगर आपके ऑप्शन में 52 की जगह 33 आया यानी कि आपसे वो मूल व्यंजन पूछ रहा है तो आप उसको 33 लिखेंगे 52 की जगह, ठीक है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है व्यंजनों का विभाजन। अब हम व्यंजन का विभाजन किस तरीके से करते हैं, तो आपको पता है व्यंजन का विभाजन हम 3 तरीके से करते हैं। किस तरीके से, 3 तरीके से करते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, इनको 3 तरीके से विभाजित करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई या छूती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में या बोलने में जो वायु हमारे जो अंदर से बाहर निकलती है वो क्या करती है, अलग अलग उच्चारण स्थानों को छूती हुई या स्पर्श करती हुई बाहर निकलती, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन वो होते हैं वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थानों को बहुत कम या हल्का या नाम मात्र करती हुई, छूती हुई निकलती है या स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जीभ को और उच्चारण स्थान के मध्य घर्षण करती हुई यानी रगड़ती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे स्पर्श व्यंजन के कौन से होते हैं, जो का से लेकर माँ तक जितने भी वर्ड होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनको हम 5-5 के वर्गों में विभाजित करते हैं, विभक्त करते हैं, इसीलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन हमारे कौन हो गए, या, रा, ला, व, ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन हो गए। फिर हमारे बच्चे ऊष्म व्यंजन, जैसे कि शा, शा, शाह, ऐसे लग रहा है कि हमारी जो वायु अंदर से जो निकल रही है वो क्या करती है, उच्चारण स्थान और जीभ को जैसे लगता है रगड़ती हुई निकल रही है, ठीक है। तो चलिए एक एक की डिफिनीशन आपको पढ़ा देते हैं। वैसे डिफिनीशन मैंने बता दी लेकिन फिर भी आप देखिए आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई या छूती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो हमारे अंदर से जो वायु निकलती है वो विभिन्न उच्चारण स्थान यानी सभी उच्चारण स्थानों को, अलग अलग उच्चारण स्थानों को छूती हुई निकलती है, ठीक है, उन्हें स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का से लेकर माँ तक 25 व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, कितने स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है, देखिए इसमें कई प्रश्न बनते हैं। परिभाषा पूछा तो आप ये लिखेंगे, अगर आपसे पूछा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, का से लेकर माँ तक, का, खा, गा, गा, यानी का से लेकर आपके माँ तक जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। देखिए अब इनको कैसे पढ़ा जाता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नहीं और भी है, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि यह 5-5 के वर्गों में विभक्त होते हैं, ये तो मैंने आपको अभी बताया था। आगे बढ़ते हैं, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। दूसरा है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में क्या होता है, वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थानों को बहुत कम या हल्का या नाम मात्र छूती हुई या स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है या, र, ल, व, क्या है, या, र, ल, व, ये आपके 4 प्रकार के, यानी आपसे पूछता है कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। कौन कौन सी होती है, या, र, ल, व, कौन कौन सी होती है, या, र, ल, व। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, सारे आपके जितने भी हम अभी तक पढ़ा चुके हैं प्रश्न और जितने पढ़ाने वाले एक एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, और अगर ये वीडियो आपने देख ली तो 25 में 25
पूरी गारंटी से लेकर आएंगे, लेकिन बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतःस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है, अर्धस्वर भी कहते हैं। अब ये अर्धस्वर भाई क्या होता है, जैसे कि आप क्या होता है जब आप किसी चीज़ में यानी ई लिखने वाले होते हैं, ई में कभी कभी आप या भी लिख देते हैं, ठीक है, जैसे आप लिखते हैं करिए, ठीक है, तो आप करिए को इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है, तो या का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये अर्ध क्या होते हैं, स्वर भी कहलाते हैं, ठीक है। वा में भी आप ऐसे ही करते हैं, तो या और वा ये क्या होते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जीवा यानी जीभ तथा उच्चारण स्थानों के मध्य घर्षण यानी रगड़ती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो एक बार और डिफिनेशन पढ़ते हैं फिर से। क्या होता है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जीवा तथा उच्चारण स्थानों के मध्य घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, अब पूछेगा कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी, श श सा हा, कौन कौन सी होती है, श श शाह। ऐसे लग रहा है कि रगड़ के हमारी वायु बाहर निकल रही हो, घर्षण करती हुई बाहर निकल रही हो। एक बार बोल के देखिए, श श सा हा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के अन्य व्यंजन और भी कई व्यंजन होते हैं। ये तो आपके व्यंजन के मूल, जो आपके मूल व्यंजन हैं, यानी जो 33 व्यंजन हैं, ये उनके भाग्य हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है 33 व्यंजनों का जो विभाजन व्यंजनों का है, तो आप यही 3 बताएंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। लेकिन और भी कई व्यंजन होते हैं, वो कौन कौन से हैं, चलिए उनको भी पढ़ लेते हैं। तो हिंदी भाषा के अन्य व्यंजन, यानी कि हमें इसलिए इनको लेकर आई हूँ कि ये आपके पूछे जाते हैं, यानी पूरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, देखिए जहाँ कम से कम 2 व्यंजन एक साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। संयुक्त का मतलब क्या हुआ, जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ तो क्या हुआ, अब जुड़े होंगे तो कम से कम 2 चीज़ें तो होंगी भाई, आपस में 2 चीज़ें ही तो एक साथ जुड़ती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ तो एक साथ जुड़ नहीं जाएगी, कम से कम 2 चीज़ होंगी तभी वो एक साथ जुड़ेंगी ना। तो क्या हुआ, जहाँ कम से कम 2 व्यंजन एक साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जाहिर सी बात है कि 2 व्यंजन ही होंगे तभी एक साथ जुड़े होंगे, ठीक है। जब कोई 2 चीज़ होती तभी उसको एक में आप जोड़ते हैं, ठीक है, किसी एक चीज़ को एक में जोड़ नहीं लेंगे। तो क्या होता है, जहाँ कम से कम 2 व्यंजन एक साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन अब रट गई होगी। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ, और जुड़ा हुआ जब 2 चीज़ें होंगी तो ही एक साथ जुड़ेंगी। तो क्या हो गई डिफिनीशन, जहां कम से कम 2 व्यंजन एक साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन सदैव पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब संयुक्त, ये हमने पॉइंट अलग से लिखा है इसलिए, क्योंकि आप, जब मैं भी डीएलएड की प्रशिक्षु थी तो मुझे भी ये कन्फ्यूज़न हो जाती थी कि पहले में हलंत लगता है कि नहीं लगता है। इस चीज़ का ध्यान जो है भटक जाता था और नंबर कट जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहला अक्षर जो होगा वो आधा होता है, यानी उसमें हलंत लगा होगा, यानी आधा अक्षर होगा, ठीक है। जैसे कि आप लिखते हैं का, मैंने आपको बताया तो पहला अक्षर क प्लस आ से जुड़ा होता है नहीं, तो का में देखिए हलंत लगा है, ठीक है। यानी ये का जो आपका है ये आधा है, समझ में आ गया। तो पहला अक्षर आपका क्या होता है, आधा होता है, और दूसरा व्यंजन आपका पूरा होता है, ठीक है। पहला व्यंजन आधा होता है, दूसरा व्यंजन क्या होता है, पूरा होता है। यानी कि पहले में हलंत जरूर लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसलिए इसको लेकर आए, क्योंकि ये गलती मुझसे हो चुकी है, आपसे ये गलती ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है, छ, त्रंग, ज्ञ, श्रा। अब देखिए 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं आपस में, देखिए सभी में 2 व्यंजन आपस में जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, 2 व्यंजन जैसे का और शा, आपका छा किससे मिलकर बना है, का और शा से मिलकर बना है, ठीक है। आपका त्रा किससे मिलकर बना है, ता और रा से मिलकर बना है, देखिए ता में भी हलंत लगा है। ज्ञा किससे मिलकर बना है, जा और इया से मिलकर बना है। शा किससे मिलकर बना है, श्रा किससे मिलकर बना है, शा और रा से मिलकर बना है। तो ये थे आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जहाँ कम से कम 2 व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं, यानी ये वे आपके व्यंजन है, ठीक है। जब 2 व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षर लिखते हैं, नक्षत्र लिखते हैं, ज्ञान, श्रवण लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ,
तो संयुक्त व्यंजन आपको पता चल गया कौन कौन से होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ, श्रा। छा किससे मिलकर बना है, का और शा से। अलग अलग भी प्रश्न पूछा जाता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न में कि छा जो है वो आपका किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, तो आप क्या कहेंगे, का और शा से। फिर आपसे पूछा जाता है कि त्रा आपका किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, ता और रा से। फिर पूछा जाता है ज्ञा आपका किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, जा और इया से। फिर पूछा जाता है श्रा आपका किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, शा और रा से। यानी कि सभी के उदाहरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा झटके से ऊपर की ओर उठती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या होता है, जीवा क्या होता है, झटके से ऊपर की ओर उठती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं सड़क, मेढक, ठीक है, तो देखिए ऐसे लगता है कि जीभ ऊपर झटके से ऊपर की ओर उठ रही है, ठीक है। जब आप सड़क या मेढक बोलते हैं तो ऐसे लगता है जीभ जो है वो आपकी ऊपर की ओर, आप बोलिएगा सड़क, मेढक, तो आपकी जीभ जो होगी वो झटके से ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है। तो ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, कौन कौन सी, डा और ढा। क्या हो गया, ढा और ढा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अब देखिए प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद या इसके दो भेद कौन कौन से होते हैं। तो प्राण के आधार पर वर्ण के भेद कितने होते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर वर्ण के हमारे दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। प्राण मतलब होता है वायु, ठीक है। प्राण मतलब क्या होता है, प्राण मतलब होता है वायु, ठीक है। तो वायु के आधार पर जो है स्वर के कितने भेद, सॉरी व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प मतलब होता है कम और महा मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होता है, वे वर्ड जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, और वे वर्ड जिनके उच्चारण में ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। महा मतलब ज़्यादा, ठीक है, और प्राण मतलब वायु, यानी जिनके उच्चारण में ज़्यादा वायु की जरूरत होती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं, और जिनके उच्चारण में अल्प प्राण यानी अल्प यानी कम और प्राण मतलब वायु, यानी जिनके उच्चारण में कम वायु की जरूरत होती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण क्या होता है, जो आपका जो क्या होता है, जो आपके उच्चारण स्थान होते हैं उसका पहला, दूसरा, तीसरा जो वर्गीय वर्ण होता है और अंतःयस्थ व्यंजन जो आपके होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं, और दूसरा, चौथा वर्गीय वर्ण और ऊष्म व्यंजन जो आपके होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। कौन कौन से, आपका जैसे मैंने अभी बताया, पहला, तीसरा और क्या होता है, हाँ पहला तीसरा, जैसे कि आपका देखिए का पहला वर्ग और तीसरा वर्ग इसमें होता है, ठीक है। आपके जो अल्प प्राण होते हैं इसमें देखिए पहला वर्ग, पहला, दूसरा और तीसरा वर्गीय वर्ण और अंतःयस्थ व्यंजन। देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है, पहला और तीसरा वर्ड होगा, ठीक है। क्या होगा, पहला और तीसरा वर्ड, ठीक है। अल्प प्राण में क्या होता है, पहला और तीसरा वर्ड होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में होता है पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। अल्प प्राण में कौन सा वर्ग होता है, पहला वर्ग होता है, तीसरा वर्ग होता है, पांचवा वर्ग, क्योंकि भाई पहला का होता है फिर खा होता है, तो खा नहीं होता है, खा हमारा महाप्राण होता है, फिर तीसरा हमारा गा होता है और चौथा हमारा होता है महाप्राण। यानी ऐसे याद रखिएगा, जैसे का, खा, गा, गा, तो ये आपके हो गए। तो ये पहला वर्ड हो गया, ये अल्प प्राण हो गया, ऐसे याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। अच्छे से ट्रिक बता रहे हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, आप ऐसे भूलेंगे नहीं, एक बार अल्प प्राण फिर दूसरा महाप्राण फिर अल्प प्राण फिर महाप्राण फिर अल्प प्राण फिर महाप्राण, तो आप ऐसे भूलेंगे नहीं, और आपको वहाँ पे पेपर में अच्छे से आप ऐसे बनाकर लिख लीजिएगा जल्दी से। तो आपसे अगर अल्प प्राण पूछता है तो आप ये और ये चूज कर लीजिएगा, यानी कि का, गा और अंगा, ये आपके क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। समझ में आ गया। चा वर्ग, टा वर्ग में भी इसी तरीके से होता है। और आपके कौन से होते हैं अल्प प्राण में, कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण में, आपको चारों अंतःयस्थ व्यंजन यानी यार, अलावा होते हैं और डा भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महाप्राण। महा मतलब क्या होता है, महाप्राण यानी ज़्यादा वायु, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, यानी बहुत मेहनत लगती है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 15 होती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छी डिफिनीशन यही है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। वे वर्ड जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। देखिए कितनी छोटी सी डिफिनीशन और एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन और पूरे नंबर मिलेंगे। वह वर्ड जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं।
ठीक है। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? आपका जो वर्ग है उसका दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, ठीक है। दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, यानी जैसे आप लिखते हैं का, खा, गा, घा, जैसे आपको अभी हमने बताया। तो पहला क्या होता है? अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, ठीक है। यहाँ पे अंगा। तो आपका कौन सा हो गया अल्पप्राण? ये महाप्राण हो गया, ये आपका महाप्राण, यानी कि दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग ये आपके, सॉरी चौथा वर्ग, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग आपके क्या हो गए? महाप्राण हो गए। दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग आपके हो गए महाप्राण। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें चारों ऊष्म व्यंजन भी होते हैं और ढा इसमें आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्वर तंत्रियों में कंपन व झंकार के आधार पर, यानी जब स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है, जो जो आपकी जो कंपन होती है और एक झंकार सी उत्पन्न होती है, उसके आधार पर आपके वर्ड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? घोष, जिन्हें हम सघोष भी कहते हैं, और अघोष, ठीक है। अघोष सघोष, ठीक है, यानी जिन्हें हम घोष अघोष, या हम घोष को हम सघोष भी कह सकते हैं, ठीक है। तो घोष क्या होते हैं? घोष जो हमारे होते हैं, क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमारी जो स्वर तंत्रियां होती है, यानी जो हमारी बोलने वाली जो तंत्री है, जो स्वर तंत्री है, उसमें जो कंपन ऐसा उत्पन्न होता है। देखिए आप क्या होता है, आप अपनी जो है गर्दन पर हाथ रखिए, देखिए क्या होता है, आप बोल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि कंपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तंत्रियाँ आपकी झंकृत हो रही, कंपन हो रही है। आप गले पे ऐसे हाथ रख के देखिए, तभी आपको महसूस हो जाएगा। आप ये ट्राई करके देखिएगा, इससे आपको, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आप गले पे हाथ रखिए, देखिए देखिए क्या हो रहा है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि आपके सभी स्वर हो गए, सभी स्वर जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, री, ए ओ औ, ठीक है। ये आपके सभी स्वर, यानी सभी स्वर का मतलब आपके कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए। और प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम तथा अंतःस्थ व्यंजन और हा व्यंजन, ठीक है। अंतःस्थ आपके कौन हो गए? या, र, ल, व, ठीक है। और आपके क्या हो गए? प्रत्येक वर्ग का तृतीय, यानी कि का, जैसे आपका का वर्ग है, खा वर्ग है, गा वर्ग है, का, खा, गा, घा वर्ग है, अंगा वर्ग है, ठीक है। तो इन वर्ग के प्रत्येक क्या होते हैं? तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी कि का वर्ग, खा वर्ग, यानी खा वर्ग हो गया, ठीक है। सॉरी, तीसरा आपका हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा। समझ में आ गया? अभी आपको आगे दिखाते, चार्ट बना होगा, देखिए सभी स्वर, ये देखिए आपके सभी 11 स्वर हो गए आपके, ठीक है। और ये आपका चार्ट है, देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये आपका चार्ट हो गया, ठीक है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये आपके वर्ण हो गए। ये आपके जो होंगे ये आपके नहीं हैं, ये आपके घोष वर्ण हैं, ठीक है। और ये देखिए, सॉरी अघोष वर्ण है। ये आपके देखिए, ये वाला गा, घा और अंगा वर्ण, या आपका और हा, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन और हा, ये आपको चार्ट याद कर लेना है, इनको छोड़ करके, ठीक है। किसको छोड़ करके? इन दोनों को छोड़ करके, ये जितने भी वर्ड हैं आपके, ये सब क्या हैं? ये सब आपके हैं घोष या सघोष। अब देखिए, सॉरी, अब देखिए आपका क्या होता है। अब घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं घोष वर्ण। अब देखिए घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में बहुत कम कंपन होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में जो हमारी स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है, या जो झंकार या जो झंकृत होती है, वो क्या होती है? बहुत कम होती हैं, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और हमारे क्या क्या होते हैं? और हमारा ऊष्म व्यंजन में केवल 3 होते हैं, शा, शा, सा। हा आपका होता है घोष में, ठीक है। ये देखिए इसमें भी आपकी सारणी बनी है, यानी कि आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, ये छोड़कर ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए घोष, और फिर ये आपका ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये दोनों और ऊष्म व्यंजन आपके क्या हो गए? घोष। समझ में आ गया आपको? तो अब अगला बढ़ते हैं। अब देखिए, अब व्यंजन भी आपका खत्म हो गया कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, सब आपको मैंने बता दिया विद उदाहरण। अब आपको आयोग वाह बताते हैं कि आयोग वाह, क्योंकि आपका जब आप स्वर पढ़ रहे तो अंग आ भी बोलते हैं ना, तो वो छूट जाता है, तो वो ये क्या होते हैं? ये आपके आयोग वाह होते हैं, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग जिन्हें हम बोलते हैं, तो वे वर्ड जो ना तो स्वर ही होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, क्योंकि आप इनका इस्तेमाल स्वर में भी करते हैं और इनका इस्तेमाल आप व्यंजन में भी करते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, जैसे आप लिखते हैं, जैसे आप चंचल लिखते हैं, ठीक है, चंचल, तो यानी देखिए आप व्यंजन में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं चंचल का, ठीक है। ये बिंदी का यानी अनुस्वार का प्रयोग चंचल यानी कि व्यंजन में भी कर रहे हैं। और आप अंगूर लिखते हैं तो अंगूर में देखिए अंगूर,
तो यानी कि आप इस अनुस्वार का प्रयोग जो है आप स्वर में भी कर रहे हैं। तो ना तो जो वर्ण ना तो स्वर ही होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अयोगवा कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग, यानी अंग और आ। आ में बड़ा आ नहीं होगा, छोटा आ होगा, ठीक है। आ में क्या होगा, छोटा आ होगा, अंग आ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए किशोरीदास वाजपेयी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुसार में अयोगवा शब्द का प्रयोग किया है। अयोगवा को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहते हैं। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा क्योंकि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और आप बोर हो जाएंगे। जितना कम पढ़ेंगे और जितना अच्छे से स्मार्ट स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा सही होगा। कल आपको केवल मैं आपको क्या क्या पढ़ाना है, कल आपको सिर्फ इतना पढ़ाना है कि आप लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उच्चारण ओके, तो उच्चारण जो आपका पूरी आपका चार्ट होता है उसको बताएंगे और किस किस तरीके से आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और आपको कैसे कैसे बच्चों को बैठाना चाहिए क्लास में, बच्चों को किस तरीके से उनको उच्चारण स्थानों को समझाना चाहिए। बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें कल बची हुई हैं, उनको मैं पढ़ा दूँगी। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और आपको क्या है कि फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा अगर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो कल एक लास्ट आपकी दूसरी जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी और ये क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। केवल दो आप अगर क्लास पढ़ लेंगे, आपको राजन सीरीज़, पवन सीरीज़ किसी भी एससीईआरटी को उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं और आप 25 में 25 मार्क्स लेकर आएंगे और जब आप पेपर देंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ ये सब मैंने उस वीडियो में देखा था। आपको आप किसी से भी कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अपने आप से ही सब लिख लेंगे। तो आपने मेरी पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लिए। और देखिए मैंने कितनी मेहनत की है एक एक टॉपिक को और एक एक आपके जो डिफिनेशन थी उनको इजी डिफिनेशन अच्छी तरीके से लिखाना और उनको एक एक उदाहरण अच्छी तरीके से समझाना, इतनी मेहनत की। तो प्लीज़ खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जो आपकी जो बेल बनकर आती है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।